न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बता रहा था। तो भारत की जो परमाणु नीति है उसमें जो है, कल तो बताया था, पहले भूमिका बताया था, फिर बताया था कि इसमें 2 चरण हैं। एक तो पोखरण फर्स्ट है और फिर इसके बाद जो परिस्थितियां थी, फिर इसके बाद पोखरण सेकंड, पोखरण सेकंड के बाद जो नीति है यही वर्तमान नीति है। इसी में 2003 में कुछ परिवर्तन हुआ। फिर इसकी समस्या, ये कल बता रहा था। तो कल भूमिका बताया था, फिर पोखरण फर्स्ट बताया था। अब बताया था कि किस परिस्थिति के कारण जो है पोखरण सेकंड किया गया, ये शायद लिखवाया था, परिस्थिति लिखवा दिया था। अब इसके बाद ये जो नीति है, इसी नीति को हम लोग जो है वर्तमान नीति कहते हैं। तो ये जो पोखरण सेकंड के बाद जो भारत सरकार की नीति थी, उसी नीति में 2003 में कुछ परिवर्तन किया गया और इसी को वर्तमान परमाणु नीति कहा जाता है। तो जो वर्तमान परमाणु नीति है, तो कभी कभी ये अलग से प्रश्न आता है। तो ये अलग से प्रश्न आता है, तो फिर इसको लिखने का तरीका ये है कि आप ये सब कुछ मत लिखिएगा उसमें। जब ये पूछेगा कि भारत की वर्तमान में परमाणु नीति क्या है, और फिर जो है वह वर्तमान परमाणु नीति कितनी प्रासंगिक है, तो फिर आपको जो है सीधा ये चीज़ लिखना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, आप ये सब लिखेंगे तो फिर उसका मान लीजिए 150 वर्ड में आता है, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको जो है अलग से हम लोग एक भूमिका छोटा सा मैं लिखवा देता हूँ। और फिर वर्तमान परमाणु नीति की विशेषता, वर्तमान परमाणु नीति की विशेषता, और फिर इसका समस्या, और फिर इसका एक मूल्यांकन। कभी 200 शब्द में आ जाए, 250 शब्द में आ जाए, फिर ऐसे लिखिएगा। इसको अलग से बना लीजिए ऐसे, क्योंकि कभी लिंक जोड़ने के कहेगा तब तो आप फिर ये जोड़िएगा, और नहीं जोड़ने को बोलेगा फिर सीधा डायरेक्ट लिखिएगा। अब जानते हैं कि जब हमारा पोखरण बनाइए, जब हम लोग पोखरण सेकंड कर लिए, तो पोखरण सेकंड के बाद जो है भारत देखा जाए तो परमाणु जब बम बना लिया, तो ऐसी स्थिति में जो है 1999 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो समिति है, उस राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार समिति ने जो है एक प्रतिवेदन तैयार किया था। और उस समय जैसे अजीत डोभाल साहब हैं, उसी तरह से उस समय जो है वो देखा जाए तो आप जानते हैं कि ब्रजेश मिश्र साहब हुआ करते थे। तो ब्रजेश मिश्र साहब ने बाकायदे जो है, अभी 3-4 साल पहले उनका डेथ हुआ, तो आप जानते हैं कि ब्रजेश मिश्र साहब ने बाकायदे जो है उसका खाका सब तैयार किया। और खाका तैयार करने के बाद जो है उसे ही तत्कालीन जो विदेश मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उन्होंने जो है इसकी घोषणा किया। और इसी में 2003 में जो है थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। तो ये जो है 2003 में जो थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, तो यही जो नीति है उसी को हम लोग वर्तमान परमाणु नीति कहते हैं। फिर भूमिका लिखिए। 1998 में विस्फोट के बाद, 1998 में विस्फोट के बाद भारत घोषित रूप से परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। भारत घोषित रूप से परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। घोषित रूप से परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। और 1999 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति, 1999 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर भारतीय परमाणु नीति का प्रारूप तैयार किया गया। भारतीय परमाणु नीति का प्रारूप तैयार किया गया। इसमें 2003 में कुछ परिवर्तन किया गया। इसमें 2003 में कुछ परिवर्तन किया गया। इसमें 2003 में कुछ परिवर्तन किया गया। इसी पहलू को वर्तमान परमाणु नीति कहा जाता है। इसी पहलू को वर्तमान परमाणु नीति कहा जाता है। अब इसकी विशेषता, अब पहला चीज देखिए, ये जो परमाणु नीति है, तो मैं कल आप लोगों को बताया था कि जो पोखरण सेकंड है, उस पोखरण सेकंड में जो है भारत जो है देखा जाए तो सामरिक उद्देश्यों को भी धारण करता है। इसका मतलब कि सामरिक और शांति दोनों उद्देश्यों को जो है हम लोग की नीति धारण करती है। कि हम लोग का जो परमाणु नीति है उससे हम परमाणु बम भी बनाए हैं और साथ ही साथ जो है शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। नंबर 1, परमाणु नीति सामरिक तथा शांति, परमाणु नीति सामरिक तथा शांति दोनों उद्देश्यों को धारण करती है। सामरिक तथा शांति दोनों उद्देश्यों को धारण करती है। इसी को देखिए, जैसे आप देखते हैं कि हम लोग की जो परमाणु नीति है नो फर्स्ट यूज पर आधारित है। और नो फर्स्ट यूज का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रयोग किया? चीन ने। चीन ने ही सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। तब जानते हैं कि चीन के बाद भारत ही जो है इस नीति को लिखता है। वो दूसरी बात है कि चीन ने बाद में परिवर्तन कर लिया, लेकिन चीन जो है इस नीति का प्रयोग सबसे पहले विश्व में किया था। तब जानते हैं कि हम लोगों ने जो है प्रथम प्रयोग न करना, नो फर्स्ट यूज, इस सिद्धांत को भारत की विदेशी नीति में जो है परमाणु नीति में इसको समाहित किया गया। और 2003 में हम लोगों ने उसमें एक क्लास जोड़ दिया था कि यदि कोई देश रासायनिक और जैविक हथियारों से हमला करता है तो भारत जो है देखा जाए तो परमाणु हमला कर सकता है। तो ये बात हम लोगों ने जो है 2003 में जोड़ दिया। तो हम लोग की जो नीति थी उसमें ये कहा गया कि भाई हम लोग पहले प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन यदि कोई देश जो है जैविक और रासायनिक हथियारों से हमला करता है तो ऐसी दिशा में भारत जो है वो देखा जाए तो परमाणु बम का प्रयोग कर सकता है। नंबर 2, परमाणु हथियार का प्रथम प्रयोग नहीं किया जाएगा। परमाणु हथियार का प्रथम प्रयोग नहीं किया जाएगा। परमाणु हथियार का प्रथम प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस तरह भारत ने स्वैच्छिक रोक लगा लिया। इस तरह भारत ने स्वैच्छिक रोक लगा लिया। स्वैच्छिक रोक लगा लिया। लेकिन 2003 में कहा गया कि यदि जैविक या रासायनिक हथियारों से हमला होता है, यदि जैविक रासायनिक हथियारों से हमला होता है जैविक रासायनिक हथियारों से हमला होता है तो भारत परमाणु हथियार का प्रयोग कर सकता है। तो भारत परमाणु हथियार का प्रयोग कर सकता है। इसी प्रकार समझिए, परमाणु नीति में ये कहा गया कि यदि भारत पर कोई देश परमाणु हमला करता है तो भारत उसका उत्तर तो देगा,
और यह जो उत्तर दिया जाएगा वो अत्यंत विनाशकारी होगा, भले इससे अपूर्णीय क्षति। मान लीजिए पाकिस्तान जो है भारत पर परमाणु हमला करता है तो 2-4 परमाणु बम से तो भारत का कुछ होना नहीं है, बड़ा देश है ना, इतना जल्दी कहाँ जा रहा है। तो आप देखते हैं कि यदि मान लीजिए पाकिस्तान परमाणु बम फेंकता है तो उसके बाद भारत जो है परमाणु हमला करेगा, और यह परमाणु हमला जो है वो देखा जाए तो अत्यंत विनाशकारी होगा, अपूर्णीय क्षति हो सकती है। भाई हम लोग क्या, तो मान लीजिए 1 करोड़ 2 करोड़ लोग चले गए, खैर जनसंख्या ज़्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मान लीजिए सपोज करिए, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान तो खत्म हो जाएगा। नंबर 3, भारत पर यदि परमाणु हमला होता है, भारत पर यदि परमाणु हमला होता है तो भारत उसका उत्तर देगा जो अत्यंत विनाशकारी होगा, जो अत्यंत विनाशकारी होगा। इसी पर देखिए भारत ने कहा कि भाई हम परमाणु जो बम रखेंगे तो मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंट इफेक्टिव, मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंट इफेक्टिव का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि भारत उस मात्रा तक परमाणु बम बनाएगा जिससे जो है वो देखा जाए तो दूसरे देशों को परमाणु हमला करने से रोक सके या उसका उत्तर दे सके। तो न्यूनतम आवश्यक विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता तक जो है परमाणु बम बनाया जाएगा, लेकिन भारत ने यहाँ पर न्यूनतम शब्द को परिभाषित नहीं किया है। नंबर 4, भारत न्यूनतम आवश्यक विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता तक, न्यूनतम आवश्यक विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता तक परमाणु हथियार का विकास करेगा। मिनिमम क्रेडिबल लिख देता हूं। मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंट इफेक्टिव, मिनिमम न्यूनतम क्रेडिबल डिटरेंट इफेक्टिव, या डिटरेंट पहले भी लिख सकते हैं, जो टर्म लिखा गया है पीटी में भी आता है। मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंट इफेक्टिव के क्रम से शब्द लिखा गया है, क्रम से ही जानिए। पीटी में भी पूछ सकता है भारत की परमाणु नीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए उसको लिखिए, न्यूनतम आवश्यक विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता तक परमाणु हथियार का विकास करेगा, अर्थात भारत उतना परमाणु बम रखेगा, अर्थात भारत उतना परमाणु बम रखेगा जिससे अन्य राष्ट्रों को प्रभावी तथा विश्वसनीय रूप से हमला करने से रोक सके। प्रभावी तथा विश्वसनीय रूप से हमला करने से रोक सके। इसी को समझिए, भारत ने अपनी परमाणु नीति में कहा कि परमाणु हथियार रहित जो भी देश हैं, जैसे नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, इन लोगों के पास परमाणु बम नहीं है, तो भारत इन लोगों के खिलाफ किसी भी परिस्थिति में परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेगा। अगला पॉइंट, परमाणु हथियार रहित देश के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा।
परमाणु हथियार रहित देश के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसे क्या समझिए, भारत ने कहा कि परमाणु निशस्त्रीकरण का भारत समर्थन करता रहेगा। इसका मतलब कि भारत परमाणु मुक्त विश्व बनाने के दिशा में जो है कार्यरत रहेगा, उसके प्रति प्रतिबद्ध रहेगा। और यदि ऐसी कोई संधि बनाई जाती है जिससे जो है संपूर्ण विश्व में परमाणु बम की समाप्ति की जाती है, तो भारत उस संधि का जो है वो देखा जाए तो समर्थन करेगा। भारत पूर्ण निशस्त्रीकरण का समर्थन करता रहेगा, पूर्ण निशस्त्रीकरण का समर्थन करता रहेगा और परमाणु मुक्त विश्व बनाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। इस प्रकार देखिए, भारत के पास जो परमाणु बम है, भारत के पास जो तकनीक है या रिएक्टर है, वह देखा जाए तो भारत जो है वह किसी भी देश को नहीं देगा। इसी के कारण तो भारत को एमटीसीआर की संस्था मिल गई कि भारत पहले से ही अपना मिसाइल और तमाम चीज़ों पर रोक लगा रखा था। इसीलिए देखा जाए तो एमटीसीआर में चीन का पक्ष कमजोर हो गया। अब जानते हैं कि चीन एमटीसीआर का सदस्य नहीं है, क्योंकि चीन ने जो अपना मिसाइल पाकिस्तान को दिया है, इसके कारण चीन को एमटीसीआर का सदस्य नहीं बनाया गया, जबकि भारत एमटीसीआर का सदस्य है। एक पॉइंट और लिख दीजिए, भारत परमाणु हथियार तथा उससे संबंधित मिसाइल एवं तकनीक तकनीक के निर्यात पर रोक लगाया है। ठीक, तो ये भारत की वर्तमान परमाणु नीति हो गई। अब इसका समस्या कि परमाणु नीति की क्या क्या समस्या है। अब जो देखिए, पहली समस्या ये है कि मान लीजिए नॉन स्टेट पार्टी, इसको बोलते हैं राज्येतरकर्ता। यदि मान लीजिए भाई हमें कहते हैं कि अलकायदा है, अलकायदा का कौन सा देश है? कोई देश नहीं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आतंकवादी संगठनों का तो कोई देश है नहीं। तो ऐसी दिशा में कोई यदि आतंकवादी संगठन जिसको नॉन स्टेट पार्टी कहा जाता है, यदि वह भारत पर परमाणु हमला कर देता है, मान लीजिए अलकायदा के पास परमाणु बम किसी जुगाड़ से मिल जाता है, तो अब देखा जाए तो अलकायदा यदि भारत के ऊपर परमाणु बम फेंकता है तो भारत क्या करेगा? अब ये परमाणु नीति में स्पष्ट नहीं है किस देश पर आक्रमण करेगा। नहीं, पाकिस्तान पर क्यों करेगा? लिखिए, नंबर 1, भारत की परमाणु नीति में यह स्पष्ट नहीं है कि नॉन स्टेट पार्टी ब्रैकेट में राज्येतरकर्ता, नॉन स्टेट पार्टी ब्रैकेट में राज्येतरकर्ता द्वारा परमाणु बम का प्रयोग किया जाता है, तो भारत क्या कार्रवाई करेगा यह स्पष्ट नहीं है। भारत क्या कार्रवाई करेगा यह स्पष्ट नहीं है। जैसे अलकायदा इसी का देखिए, भारत ने कह दिया कि नो फर्स्ट यूज, हम पहले परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेंगे। और चीन मान लीजिए थल सेना से भारत पर आक्रमण करेगा,
वायुसेना से आक्रमण करेगा तो भारत परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेगा। मतलब कि इस नीति से भारत बच गया ना। हम कहते हैं, जब आप जानते हैं कि पड़ोस में चीन जो है, चीन का थल सेना हम लोग से मजबूत है, वायुसेना चीन का हम लोग से मजबूत है, तो फिर ये सब लिखने की क्या जरूरत है? तभी तो अलग से मैं इसको बताऊंगा अभी कि सब लिखने की क्या जरूरत है। हाँ, इसीलिए राजनाथ सिंह जी ने बोला था, मनोहर पार्रिकर साहब ने बोला था कि भाई ये सब जो नीति है वो सब आदर्शवादी है। तो मान लीजिए रासायनिक जैविक हथियार का हमला न करके थल सेना से परंपरागत हमला करता है, फिर तो आप तो फंस गए ना। नहीं, ये तभी तो बोल रहा हूं कि नो फर्स्ट यूज का लागू है। तो चाइना तो अपने नीति में परिवर्तन कर लिया ना। चाइना नो फर्स्ट यूज वाले नीति में परिवर्तन कर लिया है इस समय। भारत तो लिखा हुआ है, तो ऐसी दिशा में कहीं ना कहीं भारत पर एक नैतिक दबाव आ गया ना। भारत पर नैतिक दबाव ये आ गया कि भारत थल सेना से ही आक्रमण करे। वैसे तो मान लीजिए युद्ध में कुछ भी नैतिक नहीं होता है, युद्ध में कुछ भी नैतिक अनैतिक नहीं होता है, युद्ध तो फिर युद्ध होता है। लेकिन फिर भी परमाणु नीति से तो भारत बच गया ना। नंबर 2, आलोचना तो लिखना पड़ेगा ना। प्रश्न आता है कि भारत की परमाणु नीति में क्या समस्या है, तब लिखेंगे कोई समस्या नहीं है, ये थोड़ी लिखेंगे, उत्तर लिखना पड़ेगा ना। तो समझदार व्यक्ति पहले से 4-5 अपना समस्या तैयार करके रखता है, जाके लिखेगा तुरंत। नंबर 2, भारत ने नो फर्स्ट यूज नीति का प्रतिपादन किया है। नो फर्स्ट यूज नीति का प्रतिपादन किया है। अतः परंपरागत हमला होने की स्थिति में परंपरागत हमला होने की स्थिति में सिद्धांतः भारत इसका प्रयोग नहीं कर पाएगा। सिद्धांतः भारत इसका प्रयोग नहीं कर पाएगा। सिद्धांतः भारत इसका प्रयोग नहीं कर पाएगा। नहीं भाई, जैविक रासायनिक हथियार से हमला होगा तब कर सकता है। हाँ, तो वो मामला गड़बड़ हो गया ना। ये सब लिखने की क्या जरूरत है जबरदस्ती का। इसी को समझिए, जैसे आप देखते हैं कि मान लीजिए नाटो है, सैन्य संगठन है, तो नाटो कोई एक देश नहीं ना है। नाटो में बहुत सारे देश है, 29 देश हैं। मान लीजिए CSTO है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बहुत सारे देश है। अब ये नाटो या CSTO जैसे सैन्य संगठन यदि भारत पर आक्रमण करते हैं परमाणु बम से, तो भारत किस पर आक्रमण करेगा? भाई नाटो में तो फ्रांस भी है, नाटो में ब्रिटेन भी है, अमेरिका भी है। तो ऐसे सामने जो है वो देखा जाए तो नाटो यदि आक्रमण करता है तो क्या करेंगे? अब जितने नाटो के देश है सब पर आक्रमण आप करेंगे। ये सब चीज क्लियर होना चाहिए था ना। लिख दीजिए। नंबर 3, यदि सैन्य संगठनों द्वारा भारत पर परमाणु हमला किया जाता है, सैन्य संगठनों द्वारा भारत पर परमाणु हमला किया जाता है, सैन्य संगठनों द्वारा भारत पर परमाणु हमला किया जाता है, तो भारत क्या कार्रवाई करेगा? स्पष्ट नहीं है। भारत क्या कार्रवाई करेगा स्पष्ट नहीं है। जैसे नाटो, CSTO आदि संगठनों द्वारा आक्रमण करने पर, जैसे नाटो, CSTO, इतना ही लिख छोड़ दीजिए। इसी का देखिए, चीन भी भारत की परमाणु नीति की आलोचना करता है। चीन कहता है कि भारत की परमाणु नीति जो है वो देखा जाए तो साम्राज्यवादी है, विस्तारवादी है, क्योंकि भारत ये नहीं बता रहा है कि न्यूनतम का मतलब कितना, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, कितना परमाणु बम। तो भारत की परमाणु नीति जो है विस्तारवादी है।
जैसे मान लीजिए अमेरिका कहता है ठीक है हमारे पास जो है 1200 परमाणु बम है या 1000 परमाणु बम है, तो भारत को बताना चाहिए कि हम 2000 परमाणु बम बनाएंगे, लेकिन भारत जो है ऐसा कुछ नहीं बोलता है। तो भारत की परमाणु नीति जो है विस्तारवादी है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत की परमाणु नीति जो है आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों के मध्य है। एक तरफ कहता है कि हम जो है विनाशकारी हमला करेंगे, अपूर्णीय क्षति होगी, और दूसरी तरफ भारत कहता है कि परमाणु निशस्त्रीकरण का समर्थन करते हैं। अरे भाई एक ही काम कर लीजिए ना। चाइना कहता है कि आप एक ही काम करिए, परमाणु निशस्त्रीकरण, जैसे हमने कह दिया कि चाइना जो है वो जो भी अपनी सुरक्षा के लिए हथियार बनाना होगा वह बनाएगा, जो है देखा जाए तो आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग करेगा, तो वैसे भारत को भी लिख देना चाहिए। इस सब विश्व को दिखाने की क्या जरूरत। एक तरफ आप जो है न्यूनतम शब्द को परिभाषित नहीं कर रहे हैं, आप जो है यथार्थवादी पहलू को अपना रहे हैं, और दूसरी तरफ पूर्ण निशस्त्रीकरण का समर्थन करते हैं। चीन पूर्ण निशस्त्रीकरण का समर्थन नहीं करता है। देखिए एक अपने मन से थोड़ा सा परिवर्तन है, बस सिद्धांत में तो है, लेकिन उसने सदन में बोल दिया था एक बार कि हम इसका प्रयोग जो है देखा जाए तो आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं, जैसे राजनाथ सिंह ने बोल दिया। चीन का जो नो फर्स्ट यूज है उसका जो वर्डिंग है वो भी थोड़ा अलग है। उसमें एक सेल्फ प्रिजर्वेशन शब्द का प्रयोग किया गया है, आत्म परिरक्षण, ये भ्रम उत्पन्न करता है। जैसे मान लीजिए कभी पीटी में आया कि किसी ने जो है नो फर्स्ट यूज का प्रयोग किया, तब चीन आया भी है कहीं पर, मैं देख रहा सीडीएस में क्वेश्चन आया भी था एक दो साल पहले, चीन लगाना पड़ेगा। लेकिन चीन ने जो सेल्फ प्रिजर्वेशन शब्द का प्रयोग किया कि आत्मरक्षार्थ, वो शब्द जो है देखा जाए तो कहीं ना कहीं बाद में जो जोड़ा गया था वो जो है कहीं कहीं भ्रामक है। इसीलिए लोग कहते हैं कि चीन जो है उसका दुरुपयोग कर सकता है उस शब्द का। अब इसका मूल्यांकन समझिए। नहीं मतलब कि जैसे मान लीजिए पाकिस्तान ने ऐसा कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाया है, पाकिस्तान ऐसा किसी नीति का प्रयोग नहीं करता है। चीन ही एक है, अमेरिका ने भी नहीं लिखा है, रूस ने एक बार लिखने का प्रयास किया था, लेकिन आप जानते हैं कि उसके बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया था, तो वर्तमान में रूस इस नीति का प्रयोग नहीं करता है। अभी राजनाथ सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया था उसके सारे देशों ने निंदा की थी कि ऐसा नहीं देना चाहिए, चाइना हो चाहे रशिया हो चाहे जो भी। कारण यह है, देखिए हम कहते हैं कि जैसे मान लीजिए भारत ने यह संकल्प लिया, भारत ने अपनी नीति में लिखा, यदि नहीं लिखता तो भारत की आलोचना नहीं होती। मान लीजिए जैसे हम ही लोग कहते हैं कि आपका टेस्ट होगा सैटरडे को, अब मान लीजिए सैटरडे को पेपर में न भेजूं तो आप हमारी आलोचना करेंगे ना। अब मान लीजिए बगल में जाकर दूसरे कोचिंग की नहीं ना आलोचना करेंगे, सैटरडे को टेस्ट नहीं आया, वो बोलेंगे हम कहाँ बोले थे टेस्ट के लिए, हम तो बोले थे जब कोर्स खत्म होगा तो एक दो ले लेंगे टेस्ट, तो उनकी आलोचना कहाँ आप करेंगे। आलोचना तो उसी का करेंगे जो कहेगा। तो भारत ने कहा कि नो फर्स्ट यूज, इसलिए सब लोगों ने आलोचना किया। रूस कहता ही नहीं, अमेरिका कहता नहीं, तो उसकी आलोचना क्या होगी। तो वाजिब है कि भाई आप बोलेंगे तो आलोचना तो होगा ना। अब मूल्यांकन समझिए। इसका मूल्यांकन ऐसे लिखा जाएगा कि देखिए परमाणु नीति में समस्या है, लेकिन आप जानते हैं कि परमाणु नीति जो है भारत बदल भी तो सकता है, समय परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन हो सकता है। जैसा कि देखा जाए तो गृह मंत्री ने कहा भी कि आवश्यकता पड़ने पर हम लोग इसमें परिवर्तन भी करेंगे। और दूसरी तरफ देखते हैं कि हमारे यहाँ जो परमाणु नीति है वो नागरिक नियंत्रण में है, सेना के नियंत्रण में नहीं है। अब बाकायदे एक राजनीतिक परिषद बनाई गई है, कार्यकारी परिषद बनाई गई है। जो राजनीतिक परिषद है, अब जानते हैं कि राजनीतिक परिषद जो है वो देखा जाए तो जो हमारे कैबिनेट मंत्री का समूह है उसको राजनीतिक परिषद नाम दिया गया है। और दूसरी तरफ जो कार्यकारी परिषद है उसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, आईबी प्रमुख हैं, कैबिनेट सचिव हैं, इन लोगों का एक अलग समिति है जिसको हम लोग कार्यकारी परिषद कहते हैं। तो दोनों के सहमति से ही परमाणु बम का प्रयोग जो है प्रधानमंत्री करेगा। है? हाँ ये तो ही है। और दूसरा चीज और भी है कि हम लोग क्या C4I2 का सिद्धांत अपनाया गया है। C4I2 का मतलब होता है कंट्रोल, कमांड, कम्युनिकेशन
और कंप्यूटरिंग, ये 4 सिस्टम अपनाया गया है। और I2 का मतलब होता है इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन, कि C4I2 के माध्यम से हम लोग जो है इसको व्यवस्थित कर रखे। अब बाकायदे इसके लिए हम लोगों ने जो है एक कमांड बनाया है अंडमान निकोबार में। आप लोग पढ़ते होंगे अंडमान निकोबार में एक कमांड बनाया गया है। तो अंडमान निकोबार में जो कमांड है वो कमांड पूरा इसको गवर्न करता है कि कैसे इसका प्रयोग होगा। तो आप जानते हैं कि हम लोग के यहाँ 2 चीज हो गया, एक तो नागरिक नियंत्रण में और दूसरा चीज हो गया C4I2। और तीसरा चीज जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग के यहाँ जो है प्रधानमंत्री इसका बटन दबाएगा और राजनीतिक परिषद और कार्यकारी परिषद दोनों मिलाकर जो है निर्णय लेगी। केवल प्रधानमंत्री के चाहने से निर्णय नहीं होगा, दोनों का अलग अलग बैठक किया जाएगा। कार्यकारी परिषद अलग बैठक करेगा, राजनीतिक परिषद अलग बैठक करेगा। दोनों लोग अपना रिपोर्ट देंगे और दोनों रिपोर्ट यदि बराबर होता है कि नहीं परमाणु बम का हमला होना चाहिए, इसके बाद जो है मोदी साहब जो है परमाणु बटन दबाएंगे। मूल्यांकन लिखिए। उपरोक्त समस्याओं के बावजूद भारत की परमाणु नीति में उपरोक्त समस्याओं के बावजूद भारत की परमाणु नीति में सभी विकल्प खुले हुए हैं। सभी विकल्प खुले हुए हैं। सभी विकल्प खुले हुए हैं। भारत समय परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन कर सकता है। भारत समय परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन कर सकता है। समय परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन कर सकता है। साथ ही राजनीतिक और कार्यकारी परिषद की सहमति से ही राजनीतिक और कार्यकारी परिषद की सहमति से ही राजनीतिक और कार्यकारी परिषद से ही पीएम परमाणु बटन का प्रयोग करेगा। और इसके प्रयोग के लिए 2003 में भारतीय परमाणु कमान प्राधिकरण इसके प्रयोग के लिए 2003 में भारतीय परमाणु कमान प्राधिकरण का गठन किया गया है। जो C4I2 सिद्धांत का प्रयोग करता है। जो C4I2 सिद्धांत का प्रयोग करता है। कंट्रोल, कमांड, कंप्यूटरिंग, कम्युनिकेशन। कंट्रोल, थोड़ा हमारा राइटिंग खराबी है। कमांड, कंप्यूटरिंग और कम्युनिकेशन।
ठीक है। सर, कार्यकारी परिषद में कौन लोग होते हैं? कार्यकारी परिषद में जो है आईबी के प्रमुख, राग के प्रमुख, तीनों सेनाओं के प्रमुख, कैबिनेट सचिव, मंत्रिमंडलीय सचिव जो भारत सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी है, इन लोगों का भी मीटिंग होगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं विभिन्न देशों के साथ परमाणु समझौता। विभिन्न देशों के साथ परमाणु समझौता, विभिन्न देशों के साथ परमाणु समझौता। इसका पहले भूमिका, फिर इसका कुछ प्रावधान कि समझौता जो हम लोग करते हैं तो क्या क्या होगा, फिर इसके बाद एक इसका विश्लेषण, इसका जो है समस्या, फिर इसका महत्व, देखिए अब जानते हैं कि जैसे हम लोग के यहाँ जो पोखरण फर्श किया गया था, तो पोखरण फर्श से पहले हम लोगों ने जो है वो देखा जाए तो अमेरिका, कनाडा, रूस, इस तरह के देशों के साथ हमारा परमाणु समझौता था। ऐसा नहीं कि परमाणु समझौता नहीं था, परमाणु समझौता हमारा जो है, भाई ये बताइए, अमेरिका से परमाणु समझौता हुआ था तभी तो तारापुर संयंत्र लगा था, अमेरिका नहीं तो लगवाया था। तो हमारा विभिन्न देशों के साथ परमाणु समझौता चल रहा था। लेकिन जब पोखरण फर्स्ट हुआ तब जानते हैं कि अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया और अमेरिका के दबाव में अनेक देशों ने प्रतिबंध लगा दिया। तो हमारा जो है वह जो परमाणु समझौता विभिन्न देशों के साथ था वो सब समाप्त हो गया लगभग। आत्मनिर्भरता की नीति अपनानी पड़ी। और आप जानते हैं कि जब हम लोगों ने पोखरण सेकंड किया तो यह नीति और कठोर हो गई। लेकिन मैं बताया था कि विजन 2000 के द्वारा जो है वो देखा जाए, विजन 2000 के द्वारा जो है भारत अमेरिका संबंध मधुर होना शुरू हुआ और अंततः हमारा अमेरिका के साथ परमाणु समझौता हुआ। 2006 में परमाणु समझौता हुआ और 2008 में परमाणु समझौता लागू हुआ। और अमेरिका ने देखा जाए तो एनएसजी में परिवर्तन करा दिया, अमेरिका ने आईएईए के क्लास में परिवर्तन करा दिया, अमेरिका ने अपने कानून में जो है 1, 2, 3 जो है उसका हाइड एक्ट उसको कहा जाता है उसमें परिवर्तन करा दिया। और इस तरह से देखा जाए तो अमेरिका के साथ हमारा परमाणु समझौता हो गया। और उसके बाद जो है विश्व के अनेक देशों के साथ परमाणु समझौता करने का मार्ग जो है प्रशस्त हो गया। और आप देखते हैं कि अमेरिका से परमाणु समझौता होने के बाद भारत का जो है, चाहे वो रूस हो, चाहे वो देखा जाए तो मान लीजिए कजाकिस्तान हो, चाहे वो फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, तमाम देशों के साथ हमारा परमाणु समझौता जो इस समय हो गया है। अब जानते हैं कि कजाकिस्तान के पास यूरेनियम भंडार है, ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम भंडार है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो विश्व का सबसे ज़्यादा यूरेनियम भंडार किसके पास? कजाकिस्तान। और सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया। हाँ ठीक। तो आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हुआ, कजाकिस्तान हुआ, नामीबिया हुआ, मंगोलिया हुआ। तो जिन जिन देशों के पास जो है वो देखा जाए तो रेडियो एक्टिव पदार्थ है या मान लीजिए ईंधन है, उन सभी देशों के साथ सामान्यतः हमारा समझौता हो गया। और फिर आप देखते हैं कि भारत जो है श्रीलंका से, बांग्लादेश से भी समझौता किया है। और भारत भी जो है छोटे देशों में जो है छोटा छोटा रिएक्टर लगा रहा है जिससे जो है राजस्व की प्राप्ति कर सके। भूमिका लिखिए। पोखरण फर्स्ट से पहले अमेरिका, कनाडा जैसे देशों के साथ, पोखरण फर्स्ट से पहले अमेरिका, कनाडा जैसे देशों के साथ नाभिकीय क्षेत्र में सहयोग था, नाभिकीय क्षेत्र में सहयोग था।
लेकिन पोखरण फर्स्ट के बाद नाभिकीय क्षेत्र में सहयोग था, लेकिन पोखरण फर्स्ट के बाद यह संबंध समाप्त हो गया। आत्मनिर्भरता की नीति अपनानी पड़ी। पोखरण फर्स्ट के बाद या सेकंड के बाद? नहीं, फर्स्ट के बाद ना, फर्स्ट के बाद ही तो सब अमेरिका प्रतिबंध लगा दिया। पोखरण फर्स्ट के बाद यह संबंध समाप्त हो गया, आत्मनिर्भरता की नीति अपनानी पड़ी। अब पोखरण सेकंड के बाद प्रतिबंध और कठोर हो गए। पोखरण सेकंड के बाद प्रतिबंध और कठोर हो गए। विजन 2000 तथा स्ट्रेटेजिक पार्टनर विजन 2000 तथा सामरिक साझेदारी द्वारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सामरिक साझेदारी द्वारा अमेरिका से संबंध मधुर हुए। और 2008 में अमेरिका से समझौता होने के बाद अन्य देशों से समझौते का मार्ग प्रशस्त हुआ। और वर्तमान में रूस, फ्रांस, कजाकिस्तान अन्य देशों से समझौते का मार्ग प्रशस्त हुआ। रूस, फ्रांस, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि देशों से संबंध मधुर हुआ। आदि देशों से समझौता हुआ। भाई ऑस्ट्रेलिया से भी हुआ, जापान से भी हुआ। सर परमाणु समझौता हुआ ना? हाँ, तो परमाणु समझौता ही पढ़ा रहा हूँ। सर ये सर रटना पड़ेगा कि किन देशों के साथ परमाणु समझौता? अरे बहुत देशों के साथ, 2-4 एग्जाम्पल फ्रांस है, चाहे मान लीजिए रूस है, नामीबिया है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, तो से ही याद हो जाएगा। क्या रटना है, 2-4 याद हो गया, लिख दिए। कोई छूट भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। और उसी में लिख दीजिए, छोटे देशों श्रीलंका, बांग्लादेश से भी भारत समझौता किया है। छोटे देशों श्रीलंका, बांग्लादेश से भी समझौता किया। बांग्लादेश से रूस भी भागीदार है, रूस भी तो है। वो तो ऐसे ही पढ़ेंगे, सब याद हो जाएगा। वो तो देखिए, हम लोग जब नोट्स बनवाते हैं, लिखवाते हैं, तो हम लोग का फर्ज बनता है ना, 2-4 एग्जाम्पल दे दें। कहाँ ढूंढेंगे आप लोग, इसलिए हम लोग लिखवा देते हैं कि नोट्स बन रहा है तो अच्छा से बन जाए। जैसे आपने कहा MTCR, हम लोग अभी पढ़ा देते हैं। कारण क्योंकि मान लीजिए आप MTCR खोजेंगे, महत्व खोजेंगे, समस्या खोजेंगे, हम लोग तो वो सब कर करा के रखे हुए हैं ना, हम लोग का तो वही काम है ना। अब प्रावधान में समझिए कि इसका क्या क्या हम लोग को जो है वो देखा जाए तो ये समझौता जो किया गया, ऐसे समझिए कि भारत जो है अपना जो नाभिकीय रिएक्टर है उसको सैन्य और असैन्य, सैन्य का मतलब नॉन सिविलियन और जो है सिविलियन, 2 भागों में अपना जो है नाभिकीय रिएक्टर बांट लिया है।
और देखा जाए तो जो हम लोग क्या असैन्य रिएक्टर है वह जो है IAEA की निगरानी में नहीं है, जिससे हम लोग परमाणु बम बनाते हैं, चाहे हमारे जिस तरह से हम लोग जो है सामरिक उद्देश्य के लिए जिस रिएक्टर का प्रयोग करते हैं वहां पर IAEA कोई निगरानी नहीं रखेगा, और जो हम लोग का असैन्य वाला है वहीं पर निगरानी रखेगा। नंबर 1, भारत अपने नाभिकीय रिएक्टरों को सैन्य तथा असैन्य 2 वर्गों में बांट लिया है। भारत अपने नाभिकीय रिएक्टरों को सैन्य तथा असैन्य 2 वर्गों में बांट लिया है, 2 वर्गों में बांट लिया है। असैन्य रिएक्टरों के संदर्भ में ही समझौता किया जाता है। असैन्य रिएक्टरों के संदर्भ में ही सिविलियन असैन्य रिएक्टरों के संदर्भ में ही समझौता किया जाता है। नंबर 2, दो 2008 में वो अभी एक पढ़ाऊंगा ना, न्यूक्लियर लाइबिलिटी एक्ट। तो न्यूक्लियर लाइबिलिटी एक्ट में भारत ने कठोर कानून बनाया था। आप जानते हैं कि भारत NPT CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किया है, इसलिए भारत पर जो है वियना कन्वेंशन और पेरिस समझौता लागू नहीं होता है। इसलिए भारत ने, चूंकि हम लोग क्या भोपाल गैस त्रासदी हुआ था और वन एंडरसन को दोषी हम लोग नहीं ठहरा पाए, एंडरसन चला भी गया, मर भी गया अभी पिछले साल। आप देखे होंगे कि भारत ने उस घटना से सीख लिया और भारत ने जो है कहा कि भाई दूसरे देश से हमारे यहाँ रिएक्टर लगेगा, दूसरे देश से ईंधन आएगा, तकनीक आएगा, और कोई भी समस्या उत्पन्न होगी तो हम दोषी ठहरा सके। तो ऐसी दिशा में हम लोगों ने जो है न्यूक्लियर लाइबिलिटी एक्ट बनाया, लेकिन न्यूक्लियर लाइबिलिटी एक्ट जो बनाया गया वो बहुत ज्यादा कठोर बन गया और अमेरिका इसका शुरू से ही विरोध करना शुरू कर दिया। 2010 में न्यूक्लियर लाइबिलिटी एक्ट बनाया गया था। तब जानते हैं कि जब ओबामा साहब आए थे 2016 में, तो उन्होंने इस बात को रखा कि भाई आप जो है पेरिस और वियना कन्वेंशन से मिलता जुलता जो है न्यूक्लियर लाइबिलिटी एक्ट बनाइए। तो जानते हैं भारत सरकार ने जो उस पर संशोधन कर दिया 2017 में, और इस तरह से देखा जाए तब अब अमेरिका जो है इस बात से सहमत है। नंबर 2, भारत अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमताओं तथा तकनीक का निर्यात भारत अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमताओं एवं तकनीक का निर्यात IAEA की अनुमति से ही करेगा। IAEA की अनुमति से ही करेगा। नंबर 3, नाभिकीय ईंधन ऊर्जा विकास से संबंधित सामग्री के संदर्भ में NSG के मानक को अपनाता है। NSG के मानक को अपनाएगा। अभी पढ़ाता हूं, NSG न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप NSG के मानक को अपनाता है। NSG के मानक को अपनाता है। नाभिकीय ईंधन ऊर्जा विकास से संबंधित सामग्री के संदर्भ में NSG के मानक को अपनाएगा या अपनाता है। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह। अब जरा देखिए, इसी का देखते हैं कि हम लोग के यहाँ जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है FBR, तो आप जानते हैं कि वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी जो है IAEA के दायरे से बाहर रखा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत अपना जो है जो भी मान लीजिए परमाणु ऊर्जा क्षमता है, तकनीक है या रिएक्टर है, उन सब चीज़ों का निर्यात जो है IAEA की अनुमति से ही करेगा। जैसे श्रीलंका के लिए, श्रीलंका भारत ने भेज भी दिया है, अब जानते हैं बन रहा है, अब तो शायद शुरू भी हो जाएगा मेरे समझ से। हाँ, रूपपुर में बांग्लादेश से बन रहा है, श्रीलंका वाला भी 2 रिएक्टर गया है छोटा छोटा, तो उससे भारत जो है देखा जाए तो उसको राजस्व की प्राप्ति होगी। हाँ ठीक है, इसी जोड़वाता हूँ। भारत अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता तथा तकनीक
उपकरण, ईंधन, तकनीक, उपकरण, ईंधन आदि संदर्भों में परमाणु जन उत्तरदायित्व आदि संदर्भों में परमाणु जन उत्तरदायित्व कानून के नियमों के तहत समझौता करेगा, जिससे उत्तरदायित्व तय हो सके, ठीक है। अब इसके क्या क्या प्रावधान हैं, ऐसे 150 शब्द में आता है। प्रावधान हो गया, समस्या चलिए देखिए। जैसे मान लीजिए दूसरे देशों से हम कोई तकनीक और ईंधन प्राप्त करते हैं, और मान लीजिए सपोज करिए कि जैसे हम लोगों ने हाइड्रोजन बम बनाया, नाइट्रोजन बम बनाया, तो फिर क्या होगा इसमें? भाई हम लोगों ने कोई मान लीजिए परमाणु विस्फोट किया, हाइड्रोजन बम बनाया, नाइट्रोजन बम बनाया, फिर क्या होगा? ये तो लिखा नहीं कुछ। इसका मतलब कि समझौता रद्द होगा। अमेरिका समझौता रद्द करेगा, ऑस्ट्रेलिया समझौता रद्द करेगा, और समझौता रद्द होगा फिर वही हाल होगा जो पोखरण फर्स्ट के बाद हुआ था कि भाई ये लोग कहेंगे कि हमारा तकनीक दीजिए, हमारा रिएक्टर हम वापस ले जाएंगे, हम अपना ईंधन ले जाएंगे। तो खैर वैसा नहीं है कि जो है वॉशिंग मशीन की तरह की जो है बीच में चल रहा है वॉशिंग मशीन, देखिए बीच में आप उसको निकाले तो वॉशिंग मशीन रुक गया, कपड़ा डाल दिए निकाल दिए। एक बार परमाणु रिएक्टर शुरू हो जाएगा तो जब तक पूरा डीके नहीं होगा तब तक वो खुल नहीं सकता है। नंबर 1, यदि किसी कारण से ईंधन की आपूर्ति बंद हो जाती है, तो भारत पुनः संकट में आ सकता है। इसके लिए भारत IAEA से शिकायत करेगा। लेकिन IAEA क्या कार्रवाई करेगा स्पष्ट नहीं है। देखिए दूसरी समस्या ये भी है कि हमारा राष्ट्रीय हित भी इन समझौतों से अप्रत्यक्षता प्रभावित हो रहा है, क्योंकि अमेरिका के दबाव में भारत जो है कहीं न कहीं देखा जाए तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि अपने विदेशी हित में परिवर्तन भी करेगा। जैसे आपको ध्यान होगा ईरान की नाराजगी इसी संदर्भ में था। ईरान ने कहा कि भाई ईरान गैस पाइपलाइन जो था प्रोजेक्ट, वो आज का थोड़े ना है, 15 सालों से है। तो उसने कहा कि भाई वो तो प्रोजेक्ट पर काम भी चल रहा था, पाकिस्तान भी सहमत हो गया था, कहीं कोई समस्या तो था नहीं, आपने ही रद्द कर दिया। जब चाबहार समझौता के लिए मोदी साहब गए थे, हसन रूहानी साहब, तो आप जानते हैं कि उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों को इस बात का कष्ट है कि आप जो है अमेरिका के दबाव में अपनी नीति में परिवर्तन करते हैं। खैर भारत ने स्पष्ट किया कि नहीं भाई, उस नीति को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। तो आप देखते हैं कि बड़े देशों के साथ जो हमने समझौता किया तो भारत उसके दबाव में आ सकता है और ऐसी दिशा में अपनी विदेशी नीति में परिवर्तन कर सकता है। लिख दीजिए नंबर 2, इस तरह की संधियों से भारत की विदेश नीति अप्रत्यक्षता प्रभावित होगी। जैसा कि ईरान गैस पाइपलाइन
जैसा कि ईरान गैस पाइपलाइन पर असर दिखाई दिया, ईरान गैस पाइपलाइन पर असर दिखाई दिया। नंबर 3, यदि भारत पुनः परमाणु विस्फोट करता है, यदि भारत पुनः परमाणु विस्फोट करता है तो अमेरिका के दबाव में, दूसरे देशों से समझौता रद्द होगा। अमेरिका के दबाव में दूसरे देशों से समझौता रद्द होगा। ईंधन तकनीक वापस करना पड़ेगा। ईंधन तकनीक वापस करना पड़ेगा। ब्रैकेट में व्यवहार में संभव नहीं है, व्यवहार में संभव नहीं है। ऐसे ही 150 शब्द का आएगा, ज्यादा नहीं लिखना है। महत्व लिखिए 2-3। पहला महत्व देखिए, हमें कहते हैं कि आज मान लीजिए आर्थिक विकास पे सबसे बड़ी बाधा ऊर्जा ही है। तो हम लोग जो है मान लीजिए कोयले के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, चाहे मान लीजिए जो है वो देखा जाए तो बांध बनाते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात है कि कोयला के माध्यम से जो हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं उससे पर्यावरण भी नुकसान हो रहा है। तो ऐसी दशा में जो है देखा जाए तो हम लोग इस संधि के माध्यम से 25 से 30% ज़्यादा जो है ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। अब पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा। भाई यूरेनियम से जो हम लोग ऊर्जा मान लीजिए जो प्राप्त करेंगे उससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, जबकि और लोग बताएंगे। हाँ, इफिशियंसी भी है और परमाणु जो है इससे जो है कोई जो है पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। इसलिए भारत सरकार जो है इसको बढ़ावा दिया। नंबर 1, वर्तमान में आर्थिक विकास में मुख्य बाधा ऊर्जा है। मुख्य बाधा ऊर्जा है जिसकी पूर्ति संधि से हो सकती है, जिसकी पूर्ति संधि से हो सकती है। जो हमारे कार्यक्रमों वही स्मार्ट सिटी और तमाम जो हमारे कार्यक्रमों स्मार्ट सिटी मेक इन इंडिया को सफल बना सकता है। इसी पर देखिए, आप देख रहे हैं कि मान लीजिए कभी कुछ हो रहा है, सऊदी अरब में कोई समस्या आ गया, तेल कुओं पर आक्रमण हो गया, आतंकवादी अभी जो हुआ था। तब देखते हैं कि हम लोग यहाँ जो है वो देखा जाए तो भाई पेट्रोलियम पदार्थ का भंडार तो सीमित है ना। थोरियम का हम सीधे प्रयोग नहीं कर पाएंगे ना। आप लोग साइंस टेक में पढ़ते तो हैं, थोरियम है, प्लूटोनियम है। तो जो यूरेनियम जो है 235 और 92, ठीक, तो ये एटलीस्ट 5% इतना उसमें होना चाहिए। तो हम लोग थोरियम को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। FBR का प्रयोग किया जाता है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से इसको हम लोग इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे ये कन्वर्ट होगा तो एटलीस्ट 5% ये वाला पोर्शन उसमें होना चाहिए, तभी वो टरबाइन को चला सकता है। उतना उसमें इफिशियंसी होनी चाहिए। तो अभी हमारे पास ऐसा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर नहीं है जो इसको इसमें कन्वर्ट कर सके। अमेरिका के पास है। हमारे यहाँ प्लूटोनियम, आप देखते हैं कि जो लेड है, इस लेड से ऊपर जितने भी तत्व होते हैं सब रेडियो एक्टिव पदार्थ है। हमारे पास उसका भंडार है। भाई देखा जाए तो केरल में जो तट है,
अरे केरल के साइड वाला जहाँ थोरियम, हाँ वहां पर पाया जाता है ना प्लूटोनियम थोरियम सब, तो हाँ थोरियम का भंडार है, लेकिन उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना उसमें, तो हम लोग पास कन्वर्जन की तकनीक नहीं है। साइंस वाले लोग बताएंगे, हमने तो यही सब पढ़ा, हमको तो सब भूल गया। एटलीस्ट 5% उसमें ये होना चाहिए, तभी वो टरबाइन चलेगा। अब बाकी साइंस वाले सर से पूछिएगा। दूसरा बात समझिए, जैसे मैं बताया कि जो पेट्रोलियम पदार्थ है, हम तो मान लीजिए जैसे आप लोग पढ़ते हैं वैसे पेपर पत्रिका पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस का यूज करते हैं, तो मान लीजिए खोज लेते हैं, तो अपना भाई आपने पूछा तो हमको कुछ आंसर तक संगत देना पड़ेगा ना, तो हम लोग अपना इतना तो तैयार करके रखते ही हैं, चाहे साइंस पढ़े हो चाहे मत पढ़े हो। दूसरा बात लिखिए, पेट्रोलियम पदार्थ का भंडार विश्व में सीमित है। नंबर 2, पेट्रोलियम पदार्थ का भंडार विश्व में सीमित है। पेट्रोलियम पदार्थ का भंडार विश्व में सीमित है। अरब जगत में समस्या भी चलती है, अरब जगत में समस्या भी चलती है। मांग और पूर्ति में तेजी से वृद्धि हो रही है, मांग और पूर्ति में तेजी से वृद्धि हो रही है। अतः भविष्य में परमाणु ऊर्जा सस्ता स्रोत साबित हो सकता है। भविष्य में परमाणु ऊर्जा सस्ता स्रोत साबित हो सकता है। सस्ता स्रोत साबित हो सकता है। अरे भाई सीधी सी बात है, पेट्रोलियम पदार्थ का कीमत बढ़ेगा। अब बताइए, यदि कीमत बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग पेट्रोलियम से भी तो बिजली का उत्पादन होता है, तो हम लोगों के लिए ये बिजली बाद में सस्ती पड़ेगी। अभी तो 13 रुपये यूनिट है। उडन कुलम वाला बिजली का उत्पादन शुरू हो गया 2 साल पहले। उडन कुलम का 1 नंबर और 2 नंबर, तो ये दोनों शुरू हो चुका है। वहां से जो बिजली आता है वो हम लोग को 13 से 14 रुपया प्रति यूनिट पड़ रहा है। अभी पड़ रहा है। भारत सरकार सब्सिडी देती है, उसको खरीदती है। अब क्योंकि हम लोग अब कॉमर्शियल में भी तो 9 रुपया 10 रुपया ज्यादा नहीं ले सकते। और जैसे कॉमर्शियल है तो 9-10 रुपया यहाँ पर बिजली का है, घरेलू 5-6 रुपया होता है, 5 रुपया। कॉमर्शियल तो 9 से 10 रुपया है दिल्ली में। उत्तर प्रदेश में और ज्यादा है, दिल्ली से ज्यादा महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। तो आप देखते हैं कि हम लोग जो है भविष्य में देखा जाए तो हम लोग के लिए सस्ता स्रोत होगा, क्योंकि हम लोग पेट्रोलियम पदार्थ महंगा होता जाएगा। तो हम लोग देखा जाए तो मान लीजिए बिजली से हम लोग कार चलाने की बात कर रहे हैं, बिजली से स्कूटर चलाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे समय बिजली का उत्पादन करेंगे तभी तो कार चलेगा। तो ये सब हम लोग पहले से व्यवस्था सब बना के रखेंगे तभी तो। जैसे मान लीजिए बैटरी वाला रिक्शा है, ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक रिक्शा, तो हम कहते हैं कि वो जो है देखा जाए तो उसका चार्ज करना पड़ेगा, तो बिजली का उत्पादन खूब होगा तभी तो। तीसरा बात समझिए, जैसे आप देखते हैं कि हम लोगों का इसी बहाने मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया से संबंध में बदल हुआ, तो परमाणु समझौता एक प्रकार से प्लेटफार्म हो गया किस चीज का, तो संबंध मधुर करने का। और दूसरी तरफ रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। भाई जो विदेश की कंपनी यहाँ पर रिएक्टर आके लगाएगी, मैनेजमेंट देखेगी, तो केवल सब लोग विदेशी थोड़े ना आएंगे, हम ही लोग को तो रोजगार मिलेगा। तो जो हम लोग के यहाँ केमिकल मान लीजिए जो लोग पढ़े हुए हैं, चाहे मान लीजिए बीटेक किए हुए हैं न्यूक्लियर वाले से, चाहे इस तरह से किए हुए हैं, सब लोगों को कम से कम रोजगार भी मिल जाएगा। 3-4 लाख लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, सब रिएक्टर लग जाए तो रोजगार का भी तो एक संभावना हम लोग ढूंढ लिए। देखिए संधि होने से देशों के साथ संबंध मधुर बन रहे हैं। भारत की साख बढ़ रही है, भारत की साख बढ़ रही है।
और रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं, और रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं। उपलब्ध हो रहे हैं। अरे हम ही लोग तो जाके वहां नौकरी करेंगे, तो नया नया चीज लगेगा तभी तो सब लोग मान लीजिए कृषि पर ही आधारित न रहें। देखते तो हैं तमाम लोग केमिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं, तमाम लोग किए हुए, बेचारे नौकरी नहीं मिलता है। ये सब लग उग जाएगा तो अपना जाके उसी में नौकरी कर लेंगे। ऐसे ही लिख दिया जाता है, 150 वर्ड का आता है। सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट, परमाणु जन उत्तरदायित्व कानून। बस इसके बाद एक एनएसजी पढ़ाएंगे, एक ये पढ़ाएंगे, उसके बाद क्योंकि एनएसजी पढ़ाऊंगा तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप भी पढ़ा देता हूं, वासेना भी पढ़ा दूंगा, और जो है कोई बात नहीं, पढ़िए। दीपावली के पहले इसको खत्म करना है, आराम से इसको पढ़ाऊंगा, जितना भी आ सकता सब पढ़ा दूंगा। यहाँ पर कोई हम लोग बाध्यता थोड़ी रहता है कि नहीं 20 क्लास में खत्म करना है, पढ़िए, कोई बात। परमाणु जन उत्तरदायित्व कानून, भूमिका, प्रावधान, समस्या, फिर इसका मूल्यांकन 2010 में। तो जैसे देखते हैं कि भारत एनपीटी सीटीपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया, इसलिए भारत पर जो है पेरिस और वियना कन्वेंशन सब लागू नहीं होता है। जो पूरे विश्व के लिए जो लोग भी एनपीटी सीटीपीटी पर हस्ताक्षर किए हैं उन देशों पर जो है पेरिस और वियना कन्वेंशन लागू होता है, लेकिन भारत ने हस्ताक्षर तो किया नहीं। अब विभिन्न देशों के साथ हम लोग परमाणु समझौता कर रहे थे, तो ऐसी दिशा में जो है अब देखा जाए तो रिएक्टर लगेगा, ईंधन आएगा, तो कोई दुर्घटना हो सकती है। उस दुर्घटना का दायित्व निर्धारित करने के लिए 2010 में यह कानून बनाया गया। और आप जानते हैं कि फ्रांस हुआ, अमेरिका हुआ, इस तरह के देशों ने कुछ विरोध किया था कानून के लिए, तो हम लोगों ने 2017 में जो है उस कानून में थोड़ा सा परिवर्तन किया। भूमिका लिखिए। भारत एनपीटी सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया, भारत एनपीटी सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया, अतः पेरिस तथा वियना समझौता लागू नहीं होता है। 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 भारत एनपीटी सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया, अतः पेरिस तथा वियना समझौता लागू नहीं होता है। सीटीबीटी नहीं पढ़ाया था। पेरिस तथा वियना समझौता लागू नहीं होता है। जबकि भारत विभिन्न देशों के साथ परमाणु समझौता कर रहा है, जबकि भारत विभिन्न देशों के साथ परमाणु समझौता कर रहा है, संयंत्र तकनीक ईंधन, संयंत्र तकनीक ईंधन प्राप्त कर रहा है, संयंत्र तकनीक ईंधन प्राप्त कर रहा है। भविष्य में कोई दुर्घटना हो सकती है,
भविष्य में कोई दुर्घटना हो सकती है, भविष्य में कोई दुर्घटना हो सकती है जिसके दायित्व निर्धारण के लिए 2010 में यह कानून बनाया गया। अमेरिका फ्रांस के विरोध करने के कारण 2016 में कुछ परिवर्तन भी किए गए। प्रावधान पहला चीज समझिए, जैसे मान लीजिए इस कानून जो बनाया गया है, इसमें मान लीजिए इस जो क्षतिपूर्ति है, जो दायित्व है, उसको निर्धारण करने के लिए उस व्यक्ति का या उस संस्था का जो है पहचान किया जाएगा। और नाभिकीय दुर्घटना होने की स्थिति में जो है वित्तीय उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाता है कि भाई कैसे मुआवजा मिलेगा, किस तरह की चीजें क्या मिलेंगी, इसके लिए यह सब कानून बनाया गया। तो इसमें एक प्रावधान ये किया गया कि कोई भी जो मान लीजिए परमाणु जो संचालक है वह जो है 1500 करोड़ रुपए का जो है उसको जुर्माना अधिकतम देना होगा। 1500 करोड़ रुपए का अधिकतम जुर्माना देना होगा। और यदि अपर्याप्त पाया जाता है तो 1100 करोड़ रुपए जो है वो देखा जाए तो अतिरिक्त जो है वहन करना पड़ेगा। और यह पैसा IMF के माध्यम से जो है वह देखा जाए तो ले लिया जाएगा। मतलब IMF जो है उसकी गारंटी लेगा कि यदि 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा यदि पैसा दिया जाता है तो IMF जो है 1100 करोड़ रुपए जो है वो देखा जाए तो भारत सरकार को दे देगा, जिससे भरपाई किया जा सके। और बाद में जो कंपनी वाला है वो IMF को पैसा चुकता करेगा, जिस देश की कंपनी है। नंबर 1, नाभिकीय क्षति होने पर संचालक को 1500 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा अधिकतम। 1500 करोड़ रुपए ब्रैकेट में अधिकतम उतना समझ रहे हैं का जुर्माना देना होगा। और यदि यह अपर्याप्त पाया जाता है तो 1100 करोड़ रुपए IMF के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। अपर्याप्त पाया जाता है तो 1100 करोड़ रुपए IMF के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। नंबर 2, समस्या के समाधान के लिए परमाणु क्षति आयोग का गठन किया जाएगा। जिसमें एक मुख्य आयुक्त और विशेष क्षेत्रों के अन्य आयुक्तों को रखा जाएगा। एक मुख्य आयुक्त तथा विशेष क्षेत्रों के अन्य आयुक्तों को रखा जाएगा। और इसके निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया जा सकता है। इसके निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया जा सकता है।
देखिए जो हम लोग के आयोग बनाया जाएगा वो 3 महीने के भीतर समस्या का समाधान कर देगा और दुर्घटना होने के 10 वर्ष के भीतर क्षतिपूर्ति सबको दे दिया जाएगा। जैसे आप देखे होंगे कि भोपाल गैस त्रासदी वाला अभी भी क्षतिपूर्ति नहीं मिला। भाई हमें कहते हैं कोई समस्या है तो उसका मुआवजा समय से मिल जाना चाहिए। तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया कि आयोग जो है 3 महीने के भीतर निर्णय दे देगा और जो है 10 वर्ष के भीतर क्षतिपूर्ति अवश्य उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगला पॉइंट, क्षतिपूर्ति के दावे का निपटारा। क्षतिपूर्ति के दावे का निपटारा आवेदन के 3 महीने के भीतर किया जाएगा। आवेदन के 3 महीने के भीतर किया जाएगा। और दुर्घटना होने के 10 वर्ष के भीतर क्षतिपूर्ति दे दी जाएगी। दुर्घटना होने के 10 वर्ष के भीतर क्षतिपूर्ति दे दी जाएगी। देखिए नंबर 4, 2016 में आपूर्तिकर्ता को छूट दी गई कि वह संचालक के साथ लिखित समझौता कर सकता है। संचालक के साथ लिखित समझौता कर सकता है। और समूहगत रूप से ही मुकदमा दायर होगा। समूहगत आब्लिक संस्थागत रूप से ही मुकदमा दायर होगा। समूहगत आब्लिक संस्थागत आब्लिक संचालक, समूहगत आब्लिक संस्थागत आब्लिक संचालक, वही संस्थागत का मतलब संचालक के माध्यम से ही मुकदमा दायर होगा। मतलब व्यक्तिगत रूप से आप सुप्रीम कोर्ट नहीं चले जाएंगे कि गए मुकदमा करके चले आए। मतलब है कि 10,000 लोग मुकदमा करके चले आए सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट भी पागल हो रहा है और कंपनी वाला भी पागल हो रहा है। संस्थागत रूप से मुकदमा दायर होगा संचालक के माध्यम से। ये सब परिवर्तन किया गया था 2016 में। ठीक है, अब समस्या, जो अभी समस्या हम लोग कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो है परमाणु कोई ऑपरेटर है तो बड़ी मात्रा में उसको बीमा कराना पड़ेगा, विद्युत महंगी होगी, उसकी मजबूरी है। नंबर 1, परमाणु ऑपरेटर को बड़ी मात्रा में बीमा करवाना होगा। परमाणु ऑपरेटर को बड़ी मात्रा में बीमा करवाना होगा। जिससे विद्युत उत्पादन व्यय बढ़ेगा। जिससे विद्युत उत्पादन व्यय बढ़ेगा। विद्युत उत्पादन व्यय बढ़ेगा। विद्युत महंगी पड़ेगी। जैसे कुडनकुलम की बिजली महंगी पड़ रही है, जिससे कुडनकुलम की बिजली महंगी पड़ रही है। कुडनकुलम की बिजली महंगी पड़ रही है। कहाँ कुडनकुलम? तमिलनाडु। ठीक। किसने लगाया कुडनकुलम? रूस का प्रोजेक्ट। रूस का प्रोजेक्ट है। दूसरी समस्या समझिए। इसमें ऑपरेटर की गलतियों को हम लोग पूर्णतः परिभाषित नहीं किए हैं। तो पूर्णतः परिभाषित नहीं किए हैं
कि मान लीजिए भूकंप आ गया, मान लीजिए पाकिस्तान परमाणु बम फेंक दिया, परमाणु रिएक्टर पर ही परमाणु बम गिर गया, तो मान लीजिए अभी तो बोला कि कुछ भी हो सकता है भारत में, ये बताइए ऐसा हो गया तो ये सब लिखना चाहिए ना कि क्या क्या होगा, तो आपकी जिम्मेदारी होगी। अब मान लीजिए भूकंप आ गया, कुछ प्लेट खिसक गया, कुछ हो गया, रेडिएशन तो होगा, जैसे जापान में सुनामी आ गया, तमाम हो गया, देखिए वो सब अपना बंद कर दिया। वही सब रिएक्टर तो हम लोग को बेच रहा है, वो क्या करेगा? वो सब विद्युत का उत्पादन बंद कर दिया रिएक्टर से, जापान। वहां भूकंप आता रहता है, हम लोग क्या भूकंप आएगा नहीं, तो हम लोग उससे ले रहे हैं, तभी तो समझौता किया कि सब भारत को दे देगा, सब क्या करेगा पैसा फंसा कर, हम लोग को दे देगा, हम लोग ले लेंगे। देखिए इस कानून में ऑपरेटर की गलतियों को, इस कानून में ऑपरेटर की गलतियों को पूर्णतः परिभाषित नहीं किया गया है। ऑपरेटर की गलतियों को पूर्णतः परिभाषित नहीं किया गया है, जिससे भविष्य में समस्या आ सकती है, जिससे भविष्य में समस्या आ सकती है। जैसे प्राकृतिक आपदा के समय, जैसे प्राकृतिक आपदा के समय इसी को देखिए, जैसे आप देखते हैं कि हम लोग के यहाँ जो है वह परमाणु ऊर्जा जो क्षेत्र है वह सरकारी क्षेत्र में ही है, निजी क्षेत्र इसमें निवेश नहीं कर सकता भारत में। तो भविष्य में हम लोग रिलायंस कंपनी को या टाटा को, बिरला को निवेश करने के लिए कहेंगे तो फिर कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा। एक तो समस्या ये। अब फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है, वो सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो देखा जाए तो परमाणु जो ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है, तो यहाँ पर जो है वो देखा जाए तो इसके लिए एक स्वतंत्र नियामक संस्था बनना चाहिए था। जैसे मान लीजिए ट्राई है, सीपीसीबी है, चाहे मान लीजिए सपोज करिए कि हम लोग के यहाँ जो है सेबी है, इस तरह से एक संस्था बनना चाहिए था जिससे रेगुलेटरी बॉडी बन सके। अभी तक रेगुलेटरी बॉडी भी नहीं बना, कानून में भी नहीं लिखा गया। नंबर 3, यह कानून सरकारी क्षेत्र के लिए है, यह कानून सरकारी क्षेत्र के लिए है। अतः निजी क्षेत्र को निवेश करने में समस्या आएगी, निजी क्षेत्र को निवेश करने में समस्या आएगी। और इसे व्यवस्थित करने के लिए स्वतंत्र नियामक संस्था का गठन नहीं हो पाया है, स्वतंत्र नियामक संस्था का गठन नहीं हो पाया है। अब पैरा से लिखिए 2-4 लाइन। उपरोक्त समस्याओं के बावजूद भी यह कानून नाभिकीय क्षेत्र को सुरक्षित करने में हमारी मदद करेगा, नाभिकीय क्षेत्र को सुरक्षित करने में हमारी मदद करेगा। भोपाल गैस त्रासदी जैसी समस्या उत्पन्न नहीं होगी, भोपाल गैस त्रासदी जैसी समस्या उत्पन्न नहीं होगी।
भोपाल गैस त्रासदी जैसी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। भोपाल गैस त्रासदी जैसी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन इसे और ज्यादा व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। इसे और ज्यादा व्यवस्थित करने की आवश्यकता है जिससे इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। जिससे इसके दुरुपयोग को रोका जा सके और ज्यादा व्यवस्थित करने की आवश्यकता है जिससे इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप इसमें प्रश्न आता है कि भारत एनएसजी का सदस्य क्यों बनना चाहता है। अभी सदस्य नहीं ना है। अभी सदस्य तो बना नहीं, चाइना ने विरोध कर दिया क्योंकि सर्वसम्मति से इसमें प्रस्ताव पारित होता है। एकमात्र चाइना है जो विरोध कर रहा है, बाकी सब तो मान गए। हाँ वो तो कर सकते हैं, लेकिन एमटीसीआर के लिए ये प्रावधान नहीं है कि सबकी सहमति। ये अलग मुद्दा है, उसमें सबकी सहमति नहीं चाहिए, इसमें सबकी सहमति चाहिए। हैं? चाइना कहाँ हाँ बोला है? नहीं बोला। चाइना कहाँ समर्थन हुआ? तब जानते हैं कि एनएसजी ऐसे देशों का समूह है जो परमाणु जो तकनीक है, परमाणु जो सामग्री है, प्रौद्योगिकी है, उसके निर्यात को नियंत्रित करता है। उसका जो है वो देखा जाए तो प्रासंगिक उपयोग या उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए यह संगठन बनाया गया। इसका गठन 1975 में किया गया था। आप जानते हैं कि पोखरण फर्स्ट जो किया गया उसी के कारण अमेरिका ने जो है ये संस्था बनाया था, एनएसजी बनाया था। शुरुआती दौर में केवल 7 ही इसमें सदस्य थे, लेकिन आप जानते हैं कि धीरे धीरे इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी और इस तरह से वर्तमान में कुल मिलाकर 48 सदस्य इसमें हो गए। भारत इसका वर्तमान में सदस्य नहीं है। भारत को केवल जो है एनएसजी में अपवाद स्वरूप जो है लिखा गया है, क्योंकि अमेरिका ने संधि किया था इसलिए एनएसजी में अपवाद स्वरूप भारत को जो है रखा गया है। भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है। भूमिका लिखिए। एनएसजी ऐसे देशों का समूह है जो एनएसजी ऐसे देशों का समूह है जो परमाणु हथियार जो परमाणु सामग्री उपकरण, परमाणु सामग्री उपकरण एवं प्रौद्योगिकी के निर्यात को, परमाणु सामग्री उपकरण एवं प्रौद्योगिकी के निर्यात को नियंत्रित करता है।
नियंत्रित करता है। इसका गठन 1975 में किया गया था। इसका गठन 1975 में किया गया था। नहीं 74 नहीं 75, 74 में तो वो हुआ था ना, 74 में तो प्रस्ताव ही पारित हुआ था इसका, 75 में गठन हुआ, 75 में गठन किया गया था। इसमें ऐसे देशों को रखा गया है जो परमाणु से संबंधित सामग्री रखते हैं, जो परमाणु से संबंधित सामग्री रखते हैं और एनपीटी के सदस्य हैं, और एनपीटी के सदस्य हैं। वर्तमान में 48 देश हैं। वर्तमान में 48 देश हैं। ब्रैकेट में प्रारंभ में 7 देश थे। प्रारंभ में 7 देश थे। अमेरिका से समझौते के समय भारत को अपवाद स्वरूप इसमें रखा गया। अमेरिका से समझौते के समय भारत को अपवाद स्वरूप रखा गया। भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है। भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है। प्रावधान पहला चीज देखिए, ये जो पूरा संस्था है इसमें जो 48 देश हैं, इसमें जो 48 देश हैं, इन 48 देश आपस में जो है परमाणु तकनीक लेते हैं, रिएक्टर लेते हैं, ईंधन लेते हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ये 48 देश आपस में जो है जो सामान लेते हैं, देते हैं। तो ऐसी दशा में ये लोग जो है ये सुनिश्चित करते हैं इसका प्रयोग परमाणु बम के लिए नहीं किया जाएगा। मतलब बिजली उत्पादन के लिए होगा, मेडिकल के लिए होगा, जल संरक्षण के लिए होगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए होगा। इन्हीं सब चीज़ों के लिए परमाणु तकनीक का प्रयोग होगा। भाई परमाणु तकनीक से केवल विद्युत का ही उत्पादन नहीं होता है, स्वास्थ्य में भी तो एमआरआई जो टेस्ट कराते हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनें, उसमें भी तो परमाणु तकनीक का ही प्रयोग होता है। जल संरक्षण में भी तो परमाणु तकनीक का प्रयोग होता है। पर्यावरण संरक्षण में भी तो परमाणु तकनीक का प्रयोग होता है। तो भारत के पास कहाँ वो सब तकनीक है? तो ये देश आपस में मिलकर जो है ये सुनिश्चित करते हैं कि हम लोग जो ईंधन देंगे, जो सामग्री देंगे, तकनीक देंगे, उससे परमाणु बम नहीं बनेगा। नंबर 1, सदस्य देश सुनिश्चित करते हैं कि परमाणु तकनीक का आयात करने वाले देश, परमाणु तकनीक का आयात करने वाले देश इसका प्रयोग परमाणु बम के लिए नहीं करेंगे। इसका प्रयोग परमाणु बम के लिए नहीं करेंगे। इसका प्रयोग परमाणु बम के लिए नहीं करेंगे। अर्थात दुरुपयोग नहीं होगा। अर्थात दुरुपयोग नहीं होगा। इस फील्ड में सब पढ़ने का दुख है ना। इस फील्ड में खूब पढ़ना पड़ता है, खूब जुनून चाहिए पढ़ने वाला, न थकने वाला जुनून। उसके बाद तो बन ही जाएंगे। बनने में क्या रखा है? समझते सब है लेकिन यही नहीं समझते कि समझते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है।
खूब जुनून होना चाहिए। नंबर 2, परमाणु तकनीक आब्लिक ईंधन का हस्तांतरण, परमाणु तकनीक आब्लिक ईंधन का हस्तांतरण उन्हीं देशों को किया जाएगा, उन्हीं देशों को किया जाएगा जहां IAEA की सुरक्षा मापदंड निर्धारित हो, जहां IAEA की सुरक्षा मापदंड निर्धारित हो, IAEA की सुरक्षा मापदंड निर्धारित हो, IAEA की सुरक्षा मापदंड निर्धारित हो। नंबर 3, यदि सदस्य देश किसी देश को परमाणु तकनीक देने से मना करता है, सदस्य देश किसी देश को परमाणु तकनीक देने से मना करता है, तो यह बात अन्य देशों को बताएगा, जिससे किसी अन्य देश से प्राप्त न कर सके, ठीक है। पेज में बताइए, एक और लिखिएगा, पेज 48। समस्या, अरे वो ये चलिए, भारत क्यों सदस्य बनना चाहता है, भारत के लिए महत्व, एक पॉइंट और लिखिएगा बस, ज्यादा नहीं। मतलब अपने दिमाग में रखिए कि जो परमाणु से संबंधी जो ईंधन है, तकनीक है, उसका जो कारोबार है, उस कारोबार को जो है वो देखा जाए तो एक प्रकार से सुरक्षित करना, जिससे परमाणु प्रसार न होने पाए, परमाणु तकनीक का, ईंधन का दुरुपयोग न होने पाए, इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए NSG बनाया गया है। बस ये ध्यान रखिए PT के लिए। अब भारत क्यों सदस्य बनना चाहता है, पहला बात समझिए भाई, हमें कहते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सदस्य बन जाएगा तो विभिन्न देशों से परमाणु समझौता करने की जरूरत है नहीं, खत्म। वैसे ही 48 देशों से समझौता हो गया। हम लोग जो है भाग के कभी जापान, कभी ऑस्ट्रेलिया, खैर ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री खुद ही आए थे टर्नबुल साहब, मान लीजिए सब करिए, कभी जो है हम लोग कजाकिस्तान, सबसे समझौता कर रहे हैं। इसका सदस्य बनने पर स्वयं जो है सभी देशों से हम लोग तकनीक प्राप्त कर सकते हैं, ईंधन ले सकते हैं, भारत इसका अधिकारी बन जाएगा। नंबर 1, NSG की सदस्यता प्राप्त होने से भारत का सभी 48 देशों के साथ स्वयं संबंध बन जाएगा, सभी 48 देशों के साथ स्वयं संबंध बन जाएगा, और भारत सभी देशों से ईंधन तकनीक, अधिकार समेत प्राप्त कर सकता है, सभी देशों से ईंधन तकनीक अधिकार समेत प्राप्त कर सकता है। अब जब देखिए, जब हम इसका सदस्य बन जाएंगे तो बताइए कि जैसे मान लीजिए अन्य देश दूसरे देशों को परमाणु रिएक्टर देते हैं, तमाम चीज देते हैं, तो हम लोगों को अलग से समझौता करने की जरूरत नहीं है। इस नॉर्म्स के तहत हम किसी देश को जो है रिएक्टर दे सकते हैं, वहां पर रिएक्टर लगा सकता है, और भारत मेक इन इंडिया कार्यक्रम से जो है वो अपने परमाणु तकनीक को जोड़ सकता है। नंबर 2, सदस्य बनने से भारत परमाणु ऊर्जा उपकरणों का उत्पादन, सदस्य बनने से भारत परमाणु
ऊर्जा उपकरणों का उत्पादन वाणिज्यिक रूप से कर सकता है, वाणिज्यिक रूप से कर सकता है। परमाणु ऊर्जा उपकरणों का उत्पादन वाणिज्यिक रूप से कर सकता है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम से इसे जोड़ सकता है। अब जो देखिए, हमें कहते हैं कि जो पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते में जो भारत ने कहा, संकल्प लिया कि हम लोग कहीं न कहीं जो है देखा जाए तो 2030 तक अपनी कुल ऊर्जा का 40% जो है जीवाश्म स्रोतों से जो है वो देखा जाए तो हम लोग घटा लेंगे। तो ये सब जो संकल्प भारत का है, इन्हीं सब चीज़ों से पूरा हो सकता है, क्योंकि अलग अलग समझौता करके कितना रिएक्टर लगाएंगे हम लोग। छोटे छोटे शहरों में मान लीजिए एक रिएक्टर लगा देंगे, वहाँ पर बिजली का उत्पादन हो जाया करेगा। इससे क्या होगा कि जो कोयले का जितना प्लांट था सब हम बंद कर देंगे। भाई हमें कहते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोग के यहाँ पेट्रोलियम पदार्थों से आजकल विद्युत उत्पादन होता है, छोटे छोटे, दिल्ली में भी बहुत सारा प्लांट है। संसद भवन के पास जो देखिए पेट्रोलियम वाला लगा हुआ है प्रगति मैदान में, वहाँ से सीधा जो है सप्लाई होती है। संसद भवन वाला जो 01 पिन कोड है, पूरी सप्लाई वहाँ से है। वहाँ 5 मिनट भी लाइट नहीं जा सकती। अल्टरनेट हम लोग सिस्टम बना रखे हैं। भाई पूरा दिल्ली भारत का राजधानी थोड़ी ना है। ये जो 13 जिले हैं, इसमें से एक जिला जो 01 है, नई दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है। बाकी पूरा जो है NCTD है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली इसका नाम है। इसमें से एक जो है देखा जाए तो मान लीजिए नई दिल्ली है, उत्तरी दिल्ली है, बाहरी दिल्ली है, इस तरह से बहुत सारे जिले हैं। तो एक जिला ये जो है नई दिल्ली, ये राजधानी है, हैं? बाकी सब तो ऐसे ही है। लिखिए नंबर 3, इसको पूरा करा दें। लिखिए, अरे एकदम परेशान कर देंगे। नंबर 3 लिखिए, एनर्जी की सस्ता से भारत अपने संकल्प की पूर्ति कर सकता है, अपने संकल्प की पूर्ति कर सकता है, अपने संकल्प की पूर्ति कर सकता है। जैसे पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते, जैसे पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता, अगला पॉइंट, भारत सदस्य बनकर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के साथ, भारत सदस्य बनकर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के साथ स्वास्थ्य, पर्यावरण, जल संरक्षण, परमाणु घड़ी भी तो होती है, परमाणु घड़ी आदि क्षेत्रों में नई इजराइल से समझौता किया गया। परमाणु घड़ी के संदर्भ में, आदि संदर्भों में बड़े देशों से मदद ले सकता है, बड़े देशों से मदद ले सकता है। अब फिर देखिए, एनर्जी का सदस्य बन जाएगा तो भारत का वैसे ही परमाणु कार्यक्रम सब जो है वैध हो जाएगा और दूसरे देशों से संबंध बनाने में भी सहायता मिलेगी। ये भी लिख डालिएगा। अब मूल्यांकन लिखिए, 150 शब्द का ही आता है, ज़्यादा नहीं लिखना है। पहले से करिए। 2010 में ही भारत ने एनर्जी की सस्ता के लिए आवेदन किया। मूल्यांकन, 2010 में ही भारत ने एनर्जी की सस्ता के लिए आवेदन किया। बड़े देशों रूस, अमेरिका
रूस अमेरिका ने इसका समर्थन किया। अर्जेंटीना, मैक्सिको, इटली आदि देशों ने इसका विरोध किया। लेकिन चीन को छोड़कर शेष सभी देशों ने वर्तमान में समर्थन किया है। लेकिन चीन को छोड़कर शेष सभी देशों ने वर्तमान में समर्थन किया है। चीन पाकिस्तान को भी सदस्य बनाना चाहता है, समर्थन किया है। चीन पाकिस्तान को भी सदस्य बनाना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान पर अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध चल रहे हैं। नहीं पढ़े होंगे, पाकिस्तान पर अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध चल रहे हैं। ठीक है, अब मीटिंग में तो चाइना ने हाँ बोला नहीं। ठीक है, वर्तमान में भारत को सामना करना पड़ता है। तो इसी को ही लिखना पड़ेगा, इसको थोड़ा व्यापक करना पड़ेगा।